हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की साइंस और डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साबुन और अपमार्जक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साबुन से। साबुन होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो साबुन का निर्माण हम कर चुके हैं इस वीडियो की इस रिएक्शन में, तो सबसे पहले यही वीडियो देख लेते हैं। अब बात करते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एस्टर की अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें बनेंगे अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल। वही कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल जिनसे हमने एस्टर का निर्माण किया था, CS2 CS3। इसी एस्टर का निर्माण हुआ था लास्ट रिएक्शन में। तो अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो क्या होगा, CS3 CS2 कैसे बनाइए, ये देखो CS3 CS2 और इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये OH। तो लिख देते हैं OH। तो ये क्या है, एथेनॉल, यही है ना। अब प्लस में CS3 COONA, CS3 COONA। और इसी कारण, क्योंकि इसमें साबुन का निर्माण हो रहा है इस रिएक्शन में, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे साबुनीकरण अभिक्रिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार साबुनीकरण अभिक्रिया में हमने साबुन के अणु का निर्माण किया। और उसका सूत्र क्या है, CS3 COONA पॉजिटिव। ये है साबुन का अणु। और अगर इसको परिभाषित करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला, नोट कर लीजिए साथ के साथ, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, इनको कहते हैं हम साबुन। ये है आपका साबुन, ये साबुन का अणु है। तो इसमें क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले, यानी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी और उस श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की कार्बन की लंबी श्रृंखला, उसके सोडियम या पोटेशियम लवण को हम क्या कहेंगे, साबुन का अणु। जरा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ 2 कार्बन है, अगर इस कार्बन की श्रृंखला को मैं लंबा कर दूं कुछ इस प्रकार, इसमें कई कार्बन जोड़ दूं और अंत में जोड़ देता हूँ COONA पॉजिटिव। तो ये क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण। यहाँ सोडियम की जगह हम उपयोग कर सकते हैं पोटेशियम भी। क्लियर है, अब पता लग गया होगा साबुन के अणु क्या होते हैं। तो अब इसको कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट भी हम कर सकते हैं। इस तरह, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ जितने भी मोड है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यानी कि हर पॉइंट पे क्या है, कार्बन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और इनकी अगर वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हम, तो वैलेंसी कंप्लीट कर दो आप संयोजकता, यानी कि जैसे इसकी संयोजकता पूरी करो, ये हम रूल कर चुके हैं भी संयोजकता किस प्रकार पूरी करते हैं हम इनकी। और खाली संयोजकता पे क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो जहाँ पर भी खाली संयोजकता पड़ी है। ऐसा ही इसके अंदर होगा, यहाँ देखो इसके साथ 1 आबंद है, 3 आबंद और जोड़ दिए, यहाँ 2 आबंद इसके साथ जुड़े हुए हैं तो 2 और जोड़ देंगे। इसी प्रकार इसकी भी संयोजकता हम पूरी करते चलेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या समझना है कि साबुन का अणु कुछ इस प्रकार का होता है। ये है साबुन का अणु और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है सोडियम पॉजिटिव। अब अगर इसके गुणधर्म की हम बात करें तो इस साबुन के अणु के 2 सिरे हैं, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो ये जो दूसरा सिरा है, इस पर देखो क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम आयन। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आयनिक सिरा।
क्या बोलेंगे, आयनिक सिरा। और जो दूसरा सिरा है इस पे क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो इसलिए इसको कह देते हैं हम कार्बनिक सिरा। और इन दोनों के गुणधर्म एक दूसरे के अपोजिट है। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सिरों के गुणधर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? जो आयनिक सिरा है ये होता है जलरागी। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। और अगर हम बात करें कार्बनिक सिरे की तो ये होता है जल विरागी। जल विरागी यानी कि जल से दूर रहने वाला। इस सिरे की जल से दोस्ती होती है और ये जल का दुश्मन होता है, हम ये भी कह सकते हैं। और ये जल विरागी है और ये तेल में घुलनशील होगा, तेल में घुलनशील या तेल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो ये इन दोनों के गुणधर्म है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो देखो ये है हमारे पास एक बाल्टी और इसमें क्या है, पानी, यही है। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लिया हमने और उस कपड़े को इसके अंदर हमने डाल दिया। जिस कपड़े को हमने साफ करना है वो हम क्या करेंगे, इस बाल्टी में डुबोएंगे। और यहाँ है इसके ऊपर कोई तेलीय गंदगी, ये कपड़ा है और इस कपड़े पर यहाँ क्या है, तेलीय गंदगी, इसको हमने साफ करना है। तो अब देखो ये साबुन के अणु यानी कि जो साबुन है वो किस प्रकार इसको साफ करेगा, तो देखते हैं। तो जब भी साबुन को इस पानी में हम घोलेंगे तो क्या होगा, ये साबुन के अणु कुछ इस प्रकार जल में आ जाएंगे, यही होगा। अब क्योंकि इस साबुन के अणु के दो अलग अलग गुणधर्म है, ये जो सिरा है आयनिक सिरा ये तो जल से दोस्ती रखता है और जो दूसरा सिरा है वो जल से दूर भागता है। तो देखो ये किस प्रकार सफाई प्रक्रिया में भाग लेंगे। जो सिरा जल से दूर भागता है यानी कि कार्बनिक सिरा, वो क्या करेगा, इस तेल के साथ जाके चिपक जाएगा इस प्रकार। और जो सिरा जल के साथ दोस्ती रखता है यानी कि जलरागी, वो क्या करेगा, पानी के अणु के साथ इस तरह जुड़ जाएगा। ये सिरा जो तेल के साथ जुड़ना चाहता था वो तेल के साथ जुड़ चुका है और जो सिरा पानी के साथ जुड़ना चाहता था वो पानी के यानी कि जल के अणु के साथ जुड़ चुका है। ये समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जितने भी कार्बन या जितने भी साबुन के अणु हैं वो बारी बारी से क्या करेंगे, इधर चिपकते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो ये सिरा है ना वो तेल के पास जाना चाहता है, पानी के साथ दोस्ती इसको पसंद नहीं है, पानी के पास से ये रहना नहीं चाहता, तो ये किसके पास जाना चाहेगा, तेल के पास। तो ये सारे के सारे किसके पास जाएंगे, तेल के पास, और इसके साथ चिपक जाएंगे इस तरह। और जो दूसरा सिरा है वो पानी के साथ जुड़ा रहेगा। और ऐसे करते करते अंत में क्या होगा, एक गुच्छा बन जाएगा साबुन के अणुओं का। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे अणु क्या कर रहे हैं, इस तेलीय गंदगी के साथ चिपक रहे हैं जाके, जिसमें से जो कार्बनिक सिरा है वो तेल के साथ चिपका हुआ है और जो आयनिक सिरा है वो जल के अणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार का गुच्छा बन जाएगा। ये गुच्छा किस चीज़ का है, ये गुच्छा है साबुन के अणुओं का। और ये जो संरचना बनी है इसको हम नाम दे देते हैं मिसेल। मिसेल, मिसेल को कैसे परिभाषित करोगे, मिसेल क्या है, साबुन के अणुओं का गुच्छा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की संरचना जो साबुन के अणुओं द्वारा तेलीय गंदगी के चारों तरफ बनाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, मिसेल। क्लियर है ये पॉइंट। अब होगा क्या, जब भी हम इस कपड़े को रगड़ेंगे, कपड़े को रगड़ने से क्या होगा, या ये कहें कि जब पानी को हम हिलाएंगे तो उससे क्या होगा ना, जब ये पानी हिलेगा तो उसके साथ ये जो अणु लगे हुए हैं, इस साबुन के अणु हैं जो,
जो जुड़े हुए हैं पानी के अणुओं के साथ, तो ये भी हिलेंगे, और ये हिलेंगे तो क्या होगा, ये जो कार्बनिक सिरा ये भी यहाँ से दूर हटने की कोशिश करेगा, ये भी हिलेगा। और ये कार्बनिक अणु किसके साथ जुड़ा हुआ है, तेलीय गंदगी के साथ, तो ये इसको भी उखाड़ के अपने साथ ले जाएंगे। समझ में आ गई कैसे लेके जाएंगे, जब भी हम कपड़े को रगड़ेंगे, या ये कह सकते हैं कि इस पानी को ऐसे हिलाते हैं। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, पानी घूमता है ना ऐसे या ऐसे, चक्कर घूमते हैं, तो वो क्या होता है, उससे सफाई कैसे होती है, तो वो यही सिस्टम होता है। उसके अंदर क्या होगा, वो पानी क्या होगा, गति करेगा। गति करने से क्या होगा ना, जो अणु पानी के अणुओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उसके साथ ही जाने की कोशिश करेंगे, पानी के साथ जाने की कोशिश करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, इस गंदगी को भी ले जाएंगे। ये जो तेल यहाँ पर जमा हुआ है ना, ये इन अणुओं के साथ चिपका हुआ है, तो जो चिपका हुआ है उसको क्या करेंगे, साथ में उखाड़ के ले जाएंगे, और इसी प्रकार क्या है, कपड़े साफ हो जाते हैं। इसको एक और डायग्राम से भी समझने की हम कोशिश करते हैं। अभी एक बार आप इसको नोट कर लो। एक बार फिर से देखते हैं कि किस प्रकार साबुन कपड़ों से मैल को अलग करता है। तो देखो, ये है आपकी फर्स्ट पिक्चर। तो इसमें क्या है, ये है कपड़ा, और इसके ऊपर ये है मैल, या इसको हम लिख सकते हैं तेलीय गंदगी, तेलीयुक्त गंदगी है ये। जब हम क्या करेंगे, पानी के अंदर साबुन को घोलेंगे और इस कपड़े को डालेंगे, तो ये है साबुन के अणु। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हैं साबुन के अणु। और इसमें भी क्या है, ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है जल रागी, जो क्या है, जल से दोस्ती रखता है। और ये व्हाइट पोर्शन ये है जल विरागी, यानी कि ये जल से दूर भागता है। तो यहाँ क्या होगा, जो जलरागी भाग है वो पानी की तरफ, और जो सफेद पोर्शन है वो किसकी तरफ रहेगा, मैल की तरफ, इस मैल के साथ चिपक जाएगा। और उसके बाद में जब हम इस पानी को हिलाएंगे या कपड़े को रगड़ेंगे या पीटेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो अणु है ये भी हिलेंगे। ये जो अणु है साबुन के अणु, ये हिलेंगे। हिलने डुलने से क्या होगा, ये मैल के साथ चिपके हुए हैं, तो इस मैल को उखाड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार इस मैल को यहाँ से उखाड़ दिया गया है, और ये जो अणु हैं साबुन के, वो इसके साथ कंटिन्यूसली अभी तक चिपके हुए हैं। उसके बाद में फिर और ज़्यादा इसको उखाड़ देंगे मैल को, और ज़्यादा मात्रा में क्या है, अणु इसके साथ चिपक जाएंगे, इसके चारों ओर चिपकने की कोशिश करेंगे। और उसके अंत में क्या होगा, ये जो मैल है इस कपड़े से बिल्कुल अलग हो जाएगी। और आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, एक मिसेल का निर्माण हो रहा है। मिसेल का निर्माण कैसे हो रहा है, साबुन के अणुओं का गुच्छा बन चुका है, किसके चारों ओर, इस तेलीय गंदगी के चारों ओर, इसके चारों ओर चिपक चुके हैं। और यही है साबुन की सफाई प्रक्रिया। समझ में आ गई, तो इसको भी नोट कर लो। और साबुन की एक खास बात है कि ये सिर्फ मृदु जल में ही सफाई करते हैं, कठोर जल में ये सफाई नहीं करते। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कठोर जल कौन सा होता है और मृदु जल कौन सा होता है। मृदु जल यानी कि नहरी पानी, नहरी पानी को हम क्या कहेंगे, मृदु जल, जिसका उपयोग हम पीने में करते हैं। और कठोर जल वो जो जमीन को खोद के जमीन में से निकाला जाता है, वो होता है कठोर जल। कठोर क्यों होगा, ये एक तो खारा होता है, और दूसरा इसके टेस्ट का क्या कारण है, इसमें मैग्नीशियम व कैल्शियम के लवण घुले होते हैं। मैग्नीशियम व कैल्शियम के लवण इसमें घुलने के कारण जल क्या हो जाता है, कठोर। और कठोर जल में साबुन सफाई नहीं करता, और कठोर जल में साबुन झाग भी उत्पन्न नहीं करता। तब हमें कोई ऐसा पदार्थ ढूंढना पड़ा जो कठोर जल में भी सफाई कर सके, और वो निकला हमारे पास अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं वाले सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण। सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण किसके, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण, उनको हम कहते हैं अपमार्जक। और अपमार्जक की खास बात क्या है, ये मृदु जल में भी और कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मृदु जल और कठोर जल दोनों में कपड़ों की सफाई अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक दिक्कत भी है, जो अपमार्जक है वो पेट्रोलियम के उत्पादों से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए ये जल प्रदूषण फैलाते हैं। पानी में जाएंगे और उस पानी से अगर ये नदियों में पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, जल प्रदूषण का कारण बनेंगे। तो ये भी आपने नोट करना है।
और इसके साथ ही आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ सारी पार्ट आपने इसके ध्यान से देखे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो उस वीडियो को दोबारा से देखें। फिर भी अगर समझ नहीं आ रही तो एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।